Hello friends, today we are start first part of Geography class 12 lesson 3 from the book of India People and Economy. The chapter name is Human Development. Let's start. Before start the chapter of this video, I want to tell something important facts about the population of India. First of all, total population approximately 135 crore in India and density जो जनसंख्या घनत्व है 382 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी एक स्क्वायर किलोमीटर में रहने वाले जो लोग हैं वो 2011 के अंदर कितने थे 382, बट नाउ इन 2020 इट इज़ 419। 2020 में 2020 में ये डेंसिटी है वो कितनी हो गई है 419। नाउ ग्रोथ रेट 1.1 इन 2020, तो हमारी जो जनसंख्या की जो ग्रोथ रेट है वो 1.1 हो गई है। इसका मतलब हम सिंपल सा लगा सकते हैं कि जो 100 व्यक्ति हैं 100 लोग हैं, एक साल बाद में वहाँ पर हमको 101 लोग मिलेंगे, यानी 101.1% यानी 1.1 उसकी वृद्धि है, हम उसको उसमें देखेंगे। आफ्टर दैट बर्थ रेट 18.2 बर्थ 1000 पॉपुलेशन 2020। बर्थ रेट का मतलब ये होता है कि किसी भी एरिया में 1000 लोगों की जनसंख्या के ऊपर कितने बच्चों की बर्थ हुई है, कितने बच्चे जन्म लिए हैं। तो यहाँ पर ये इसका जो है वो 18.2। फिर हम बात करते हैं डेथ रेट, ये है आपकी 7.3 जो कि बर्थ रेट से काफ़ी कम है। दैट इज पर 1000 पॉपुलेशन, यानी 1000 जनसंख्या के ऊपर एक साल में कितने लोगों की डेथ होती है, तो ये कितनी 7.3। फिर हम बात करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जीवन प्रत्याशा। ये इन जनरली हम कह सकते हैं एवरेज लाइफ ऑफ पर्सन। तो 2020 के अकॉर्डिंग 2020 में ये कितनी है 69, अप्रोक्सीमेटली राउंड फिगर हम कह सकते हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा 70 ईयर्स, जिसमें मेल फीमेल का थोड़ा डिफरेंस है। मेल का जो है वो 68.4 ईयर है और फीमेल का है 71.2। दैट मीन जो फीमेल है वो जो मैन है या फिर मेल है उससे अप्रोक्सीमेटली 3 साल ज़्यादा उसका एवरेज ईयर है। फिर हम बात करते हैं फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट के मतलब हम इसको हम बोलेंगे जन्म दर, जिसमें हम कह सकते हैं पर 1000 पॉपुलेशन ऑफ वुमेन, यानी 1000 जो वुमेन है वो एक साल के अंदर एवरेज कितने बच्चे पैदा कर सकती है। तो यहाँ पर हम कह पाते हैं एक वुमेन के पीछे जो एवरेज आती है 2.35 चाइल्ड बर्थ इन ए ईयर, इसको हम बोलेंगे फर्टिलिटी रेट या प्रजनन दर, जिसे हम कह सकते हैं कि एक महिला एक साल में कितने बच्चे पैदा कर सकती है। तो वो है 2.35 ये एवरेज इसमें पर 1000 पॉपुलेशन पे। आफ्टर दैट इन्फेंट मोर्टलिटी रेट, जो कि हम बात कर सकते हैं, जिसमें हम बोलेंगे इसको डेथ रेट बोलते हैं, जो कि 29.94 अप्रोक्सीमेटली 30 डेथ पर 1000 लाइव बर्थ, यानी इसको हम बोलेंगे शिशु मृत्यु दर, कि 1000 जब बच्चे पैदा होते हैं तो एक साल में कितने बच्चों की डेथ हो जाती है, यानी बिफोर कंप्लीशन ऑफ द 1 ईयर, यानी बच्चा एक साल पूरी नहीं कर पाता उससे पहले कितने बच्चों की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर 1000 में से लगभग 30 बच्चों की डेथ हो जाती है एक साल पूरी करने से पहले। नाउ द डेफिनेशन ऑफ दिस पॉइंट्स, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, जिसमें हम बात करेंगे कि पहले की जो पॉपुलेशन कितनी थी 10 साल पहले और अब 10 साल बाद में कितने, उनका जो डिफरेंस होगा उसको हम बोलेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। बर्थ रेट मैं आपको बता चुका हूं कि पर 1000 पॉपुलेशन पे एक साल में कितने बच्चों की वो बर्थ है वो उसमें कैलकुलेट की जाती है। मोर्टलिटी रेट है, यानी इसको हम मृत्यु दर या डेथ रेट भी बोलते हैं, कि पर 1000 पॉपुलेशन के ऊपर एक साल में कितने लोगों की डेथ होती है। तो यहाँ पर 1000 पॉपुलेशन के ऊपर तो यहाँ पर एवरेज है 9.5 है वो डेथ रेट है। नाउ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जिसको कि मैंने बताया था कि एवरेज ऑफ एज भी बोलते हैं, जिसको कि हम किसी भी एरिया में जो जनसंख्या रह रही है वहाँ की जो एवरेज है नॉर्मल कंडीशन में एक आदमी कितने साल तक जीवित रह सकता है, दैट रिकॉग्नाइज लाइफ एक्सपेक्टेंसी।
अगर हम बात करें पहले के टाइम में तो ये 26 ईयर हुआ करती थी, बट इन 2010 इट इज 67, और अब ये लगभग 70 साल हो गई है। नाउ अनदर फर्टिलिटी रेट यानी प्रजनन दर जिसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर द नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 वुमेन, यानी 1000 महिलाओं के पीछे कितने बच्चों की जन्म हो रही है। अब यहाँ पर एज ग्रुप की अगर बात करें तो महिलाओं की या वुमेन की जो एज है 15 टू 44 ईयर, इन एक कैलेंडर ईयर, एक साल में 1000 जनसंख्या के ऊपर कितनी बच्चों की बर्थ हो रही है, दैट रिकॉग्नाइज फर्टिलिटी रेट। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर द कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर? स्टोरी ऑफ रेखा, मीनिंग ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया, indicators of economic attainment, indicator of a healthy life, Swachh Bharat mission. Now start another point. Let's start with the story of रेखा। रेखा के एक कॉमन गरीब महिला या गरीब औरत या कॉमन महिला की कहानी है, जिसमें कि हम देख सकते हैं जो रेखा है वो गरीब परिवार से है, उत्तराखंड में रहने वाली है, उसके पिता किसान है, बट उसके जो भाई हैं वो स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं, जबकि उसको पढ़ाई के लिए नहीं भेजा जाता है। वो अपने माता पिता के साथ में खेत में काम करती है। बचपन में उसकी शादी हो जाती है और वो विधवा हो जाती है, काफ़ी जल्दी ही विधवा हो जाती है। एंड आफ्टर सम टाइम विद द हेल्प ऑफ हर ब्रदर, उसका भाई उसको कहाँ ले जाता है? दिल्ली में, माइग्रेटेड टू दिल्ली। अब दिल्ली में क्यों जाती है? क्योंकि उसने सुना हुआ था कि दिल्ली में काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटी, अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, डेवलपमेंट है, प्रोग्रेस है। बट आफ्टर दिल्ली, आफ्टर गोइंग दिल्ली, शी फाउंड दैट देयर इज ए लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम अबाउट झुग्गी, स्लम, क्लस्टर ऑफ ट्रैफिक जैम, कंजेस्टेड क्राइम, पुअर्टी, स्मॉल चिल्ड्रन बेगिंग ऑन ट्रैफिक लाइट, पीपल स्लीपिंग ऑन फुटपाथ, पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। ये चीजें वो देखकर घबरा जाती, डर जाती कि क्या इसी को हम विकास बोलेंगे? क्या यही विकास है? क्या यही डेवलपमेंट है? क्योंकि पहले वो शहर के बारे में, सिटी के बारे में सोचती थी कि शहर बहुत अच्छा होता है, वहां पर ये चीजें होती है, बट दैट टाइप ऑफ फैसिलिटी अवेलेबल फॉर रिच पीपल, जो अमीर लोग हैं वही उनका फायदा या बेनिफिट मिलता है। गरीब लोगों के लिए कहाँ है वो सुविधाएं? तो वो विकास गरीब लोगों के लिए नहीं है, वो किसके लिए है? अमीर लोगों के लिए, एज पर रेखा। नाउ मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास का अर्थ किससे लगाते हैं हम? अगर सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाएं तो क्या है? डेवलपमेंट इज फ्रीडम, आज़ादी, जिसको हम किससे जोड़ते हैं? मॉडर्नाइजेशन से, लेजियर से, कंफर्ट से, एफिलेंस से। यानी आधुनिकता है जिसमें आपको आराम है, कंफर्ट है, आज़ादी है, समृद्धि है। बट प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखते हैं डेवलपमेंट किसे कहते हैं, तो यहाँ पर कंप्यूटराइजेशन, यानी हर चीज़ का कंप्यूटराइजेशन हो गया, हर चीज़ का अपना कंप्यूटर के अंदर उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत सारे अलग अलग फैक्ट्रियाँ बन गई है, प्रोडक्शन होता है, डिफरेंट कंपनियां हैं। एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, नेटवर्क है, एंड लार्ज एजुकेशन सिस्टम, गुड हेल्थ फैसिलिटीज इन urban areas, and safety and security for individuals. So these are the symbol of development. इन सबको हम क्या बोल सकते हैं? सिंबल ऑफ डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द सिंबल ऑफ डेवलपमेंट, तो इसमें हम बात कर सकते हैं कंप्यूटराइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, नेटवर्क, एजुकेशन, मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटीज, सेफ्टी, सिक्योरिटी। नाउ द डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी, अगर हम देखें तो क्या ये सारी सुविधाएं सभी लोगों के लिए बराबर अवेलेबल है? नहीं। इन इंडिया देर आर सम पीपल इन द सोसाइटी, दे कैन नॉट टेक सच टाइप ऑफ बेनिफिट एंड डेवलपमेंट। द पीपल बिलोंग्स टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, लैंडलेस एग्रीकल्चर फार्मर, पुअर फार्मर्स, स्लम ड्वेलर्स, दे आर मार्जिनलाइज्ड। और इनमें सबसे ज्यादा मार्जिनलाइज्ड है वो कौन होता है? फीमेल पॉपुलेशन, वुमेन। तो ये कुछ लोग हैं जिनको कि डेवलपमेंट है, प्रोग्रेस है, फ्रीडम है, इक्वलिटी, वो अवेलेबल नहीं हुई, तो इनके लिए डेवलपमेंट का कोई मतलब नहीं है, मीनिंग नहीं है। व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट? हम मानव विकास हम किसे बोल सकते हैं? सो दैट इज ए प्रोसेस। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या अपने आप में एक प्रोसेस है जिसमें कि लोगों के लिए
डिफरेंट चॉइस अवेलेबल होंगी, जिसमें कि डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होंगी, जिसमें कि किस चीज़ के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए, इनकम के लिए, एम्पावरमेंट के लिए, एंड दैट कवरिंग द फुल रेंज ऑफ ह्यूमन चॉइस फ्रॉम ए साउंड फिजिकल एनवायरनमेंट। जिसमें कि हम कह सकते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट कब होगा, जब पर्यावरण अच्छा होगा, हमारा सराउंडिंग सिस्टम अच्छा होगा, इसमें इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम लोगों के लिए होगी, तो दैट इज ए ह्यूमन डेवलपमेंट। बट इंटर रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट के साथ में कुछ चीज़ें रिलेटेड हैं, नेगेटिव है, पॉजिटिव है। अगर हम बात करें डेवलपमेंट के साथ में, तो यहाँ पर एनवायरनमेंट पोल्यूशन भी हमको देखने को मिलता है विद द डेवलपमेंट, जस्ट लाइक एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन विद द डेवलपमेंट। जहाँ पर डेवलपमेंट होगा ये चीज़ें भी हमको देखने मिलेंगी, ये चीज़ें भी हमको फेस करनी पड़ेंगी। दैट इज ए, इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स, यानी सभी लोगों के लिए समस्या है, प्रॉब्लम है, अगर डेवलपमेंट के साथ में इसको जोड़ा जाए तो। नाउ द पुअर आर बीइंग सब्जेक्ट टू 3 इंटररिलेटेड प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन कैपेबिलिटी। अगर हम बात करें जो गरीब लोग हैं, पिछड़े, जस्ट लाइक शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, उनका डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पाया, वो गरीब क्यों रह गए, उनका विकास क्यों नहीं हो पाया, उनका ह्यूमन डेवलपमेंट क्यों नहीं आया। देयर आर 3 सब्जेक्ट, जस्ट लाइक सोशल कैपेबिलिटी, एनवायरमेंट कैपेबिलिटी एंड पर्सनल कैपेबिलिटी। जिसमें हम बात कर सकते हैं कि जो गरीब आदमी, उसको डिस्प्लेस होना पड़ता है, सोसाइटी में काफ़ी वीक होता है, डिफरेंट अपर कास्ट, लोअर कास्ट, सो दैट इज द रीजन। सेकेंड थिंग, एनवायरमेंट कैपेबिलिटी। अब एनवायरनमेंट की बात करें तो यहाँ पे एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है, दे आर डिफरेंट पोल्यूशन। एंड थर्ड, पर्सनल कैपेबिलिटी, दैट इज ड्यू टू इंक्रीजिंग ए इंसिडेंस ऑफ डिजीज एंड एक्सीडेंट, यानी बहुत सारी चीज, जैसे कि आदमी हैंडीकैप हो जाता है, डेथ हो जाती है, डिफरेंट डिजास्टर्स होते हैं, उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम। तो इन चीज़ों से भी जो हमारी जो पुअर्टी है, डेवलपमेंट है, वो पीछे हो जाता है, विकास नहीं कर पाता है। आफ्टर दैट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अगर हम बात करें मानव विकास जो रिपोर्ट है उसकी हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी की फुल फॉर्म याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इन 1990। तो 1990 में, 1990 में सबसे पहली बार मानव विकास जो रिपोर्ट है वो बनाई गई थी यूएनडीपी के थ्रू। और उसमें क्या कहा गया था, वर्ल्ड ह्यूमन रिपोर्ट एवरी ईयर। तो इसमें कि हर साल इसमें किया गया कि ये जो जितने भी ग्रुप है, मेंबर्स हैं यूएनओ के, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 189 जो है वो इसके मेंबर है, उन सभी कंट्रीज का इसमें मिला जुला उसमें इसको रिपोर्ट बनाई जाती है। जैसे सिंपल से हम कह सकते हैं कि किसी क्लास में बच्चे हैं और उन बच्चों में सभी का रिपोर्ट कार्ड है, टेस्ट लिया जाता है कि कौन बच्चा किस चीज में इंटेलिजेंट है, किस में कमजोर है, कौन टॉप पे, कौन बैकवर्ड है, ये सारी चीजें। तो वैसे ही सेम प्रोसेस में हम यूएनडीपी है वो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो तैयार करता है, डिफरेंट स्ट्रेटेजीज है, डिफरेंट टारगेट को लेके, डिफरेंट इंडिकेटर्स को लेके। नाउ डिस्कस अबाउट द इंडिकेटर्स। तो यहाँ पर उससे पहले हम बात करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया। तो इंडिया की अगर बात करते हैं तो इंडिया की जो रैंक है वो 129th रैंक है एट प्रेजेंट 2019 में। 2019 के अंदर जो है 189 कंट्रीज का सर्वे किया गया था, उसके अंदर हमारी जो रैंक है वो 129 है, जो कि पहले की कंपैरिजन में एक है वो हमें ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है। पहले हमारी 130 थी 189 में, अब वो घट के कितनी हो गई है 129। दैट मीन्स हमारा डेवलपमेंट थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, इंक्रीज हुआ है फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। अगर हम बात करते हैं HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी एक इंडेक्स की अगर बात करते हैं जस्ट लाइक परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन रिपोर्ट कार्ड, तो यहाँ पर जो 50% जो कंट्रीज है वो 431 to 064 इसके कैटेगरी में आते हैं कंट्रीज, जिसको कि हम अबोव द एवरेज बोला जाता है। अगर साउथ एशियन कंट्री की बात करें तो उनका जो एवरेज है 0.642 है, वो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स उसको रखा गया है। नाउ इंडिया पोजीशन ड्रॉप बाय 1 पोजीशन 130। तो यहाँ पर नियरली हाफ प्रोग्रेस 647 से इसके बीच में आपका जो है वो उससे कम हुआ है। तो हम 1 पॉइंट से थोड़ा चूक गए हैं एवरेज के अंदर आने के अंदर। Now, there are some factors that are determining the nature of human development.
तो ह्यूमन डेवलपमेंट नेचर को समझने के लिए, यानी हर कंट्री की इक्वल स्ट्रेटेजी है, इक्वल प्रोग्रेस, इक्वल रिसोर्स नहीं होते हैं। तो हर देश में अलग अलग संसाधन है, विकास है, जनसंख्या है, तो उनका क्राइटेरिया भी अलग अलग होगा। अगर हम इंडिया की बात करें तो हमें 3 फैक्टर्स में देखने को मिलते हैं, जिसमें कि हम बात करते हैं हिस्टोरिकल फैक्टर, कि हमारा डेवलपमेंट है किन 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है या कर रहा है। हिस्टोरिकल फैक्टर जस्ट लाइक कि इंडिया में पहले डिफरेंट कॉलोनीज एस्टेब्लिश थी, ब्रिटिशर्स भी आए, यूरोपियन पीपल्स भी आए, और यहाँ पर डिफरेंट जो रियासतें हैं, एम्पायर है, वो हुआ करते थे। उन्होंने काफ़ी लूटा भी इंडिया का, माइग्रेशन भी किया यहाँ पर लोगों ने। नाउ सोशल कल्चरल फैक्टर, अगर हम बात करते हैं इंडिया के अंदर, तो इंडिया के डिफरेंट डाइवर्सिटीज हैं, डिफरेंट कल्चर सोसाइटीज हैं, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, so there is a human right violation, social discrimination on the basis of race, religion, gender, caste, social problem। तो ये चीज़ें भी हमारे एक फैक्टर है जो कि हमारा डेवलपमेंट है थोड़ा पीछे है, बैकवर्ड है। जिसके अंदर हम बात करते हैं टेररिज्म, आतंकवाद भी या फिर लड़ाई, इससे भी हमारा विकास है थोड़ा पीछे हुआ है। फिर हम बात करते हैं पॉलिटिकल फैक्टर, जिसमें कि हम बात करते हैं हमारे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, गवर्नमेंट स्ट्रेटेजीज हैं, वो उतना अच्छा काम नहीं कर पाए जितना कि उनको करना चाहिए अपने एम्पावरमेंट के लिए। सो दीज आर द सम फैक्टर दैट आर वेरी क्रूशियल इन डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। हिस्टोरिकल फैक्टर, सोशियो कल्चरल फैक्टर एंड पॉलिटिकल फैक्टर। नाउ प्लानिंग कमीशन, अगर हम बात करें प्लानिंग कमीशन, तो ये यहाँ पर इसको 1950 में बनाया गया था, योजना आयोग, और इसने 1951 में पहली बार योजना है, प्लान है, बनाया गया, जिसको हम योजना आयोग बोलते हैं। इसका मेन जो पर्पज है 5 ईयर प्लान। तो यहाँ पर आपका जो प्लानिंग कमीशन है वो 5 ईयर प्लान बनाता है कि अगले आने वाले 5 सालों में हमको क्या टारगेट अचीव करने हैं हमारे कंट्री के अंदर, हमारे देश के विकास के लिए, प्रोग्रेस के लिए। तो यहाँ पर इसका जो मेन टारगेट होता है ह्यूमन डेवलपमेंट। तो यहाँ पर भी हमारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसको हमको इम्प्रूव करना है, जिसमें कि सभी स्टेट्स गवर्नमेंट भी उसमें पार्टिसिपेट करती हैं। तो इंडिया भी अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाता है कि किस स्टेट की अच्छी ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, कुछ ना कौन पीछे रह गया है, तो उसमें हम उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और हर स्टेट अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाता है कि कौन सा जिला है पिछड़ा हुआ है, कौन सा अच्छा विकसित है, किसी में हमको क्या प्रॉब्लम है। तो उसके अकॉर्डिंग स्टेट भी अपनी क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाता है, और हमारा कंट्री है वो भी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाता है ताकि किसी राज्य का हम विकास कर सकें। नाउ सम इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक अटेनमेंट, तो यहाँ पर हम आर्थिक उपलब्धि की अटेनमेंट यानी उपलब्धियां, कि हमारे के अंदर उपलब्धि कौन कौन सी है, जिसमें कि हम बात करेंगे इन इकोनॉमिक जो अटेनमेंट, उसमें 5 चीजें लेते हैं, जिसमें कि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट GNP, दैट मीन्स कि हमारे इंडिया में जो प्रोडक्शन होता है, जो चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे कि हम बात कर सकते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर डिफरेंट प्रोडक्शन है, उनकी वैल्यू, और जो सर्विसेज है उनकी वैल्यू, प्लस यानी हमारे यहाँ से बाहर विदेशों में बहुत सारे लोग काम करते हैं, वो हमारे इंडिया में पैसा भेजते हैं और उनका पैसा इसमें जोड़ा जाता है, और जो लोग बाहर के कंट्री के लोग हैं जो इंडिया में काम करते हैं और यहाँ से पैसा बाहर भेजते हैं, उस पैसे को इसमें से घटाया जाता है। तो जो वैल्यू निकल के आती है या पॉइंट निकल के आता है उसको हम बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। फिर दूसरी हम चीज़ बात करते हैं ना पर कैपिटा इनकम, यानी जो टोटल इनकम हमारे इंडिया की है उसको पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो जो निकल के आता है पर कैपिटा इनकम। फिर हम बात करते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी हमारे पास कितनी इनकम है उसमें हम कितना कमा रहे हैं और कितना खर्च कर रहे हैं। नाउ प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी इसको हम बोलते हैं BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन। अगर मैं बताऊं आपको कि इंडिया में जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उसका अलग अलग इसमें पॉइंट्स है, वो हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर बिलो पॉवर्टी लाइन, अब बिलो पॉवर्टी लाइन इंडिया में किसको बोला जाता है, यानी जो रूरल एरिया है उसमें 49,000 अगर कोई फैमिली है, फैमिली का मतलब यहाँ पर 4 पर्सन, यानी 4 आदमी किसी परिवार में है और एक साल में वो 49,000
कमा रहा है वो परिवार, तो वो बीपीएल नहीं माना जाएगा। अगर इससे कम है तो वो बीपीएल माना जाएगा। फिर हम बात करते हैं आपके अर्बन एरिया में। अर्बन एरिया में जो है वो अप्रोक्सीमेटली 60,000 है, यानी 60,000, यानी 4 लोगों का कोई परिवार है, वो 60,000 पूरे साल में कमा रहा है, तो बीपीएल नहीं माना जाएगा। इससे कम है तो उसको बीपीएल में माना जाएगा। नाउ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें हम बात करते हैं कि ऑल द प्रोडक्ट, इसमें हम बात करेंगे ऑल प्रोडक्ट, और इसमें हम बात करेंगे सर्विस। जो प्रोडक्ट और सर्विस है उनका पैसा इसमें जोड़ा जाता है। फिर दूसरी चीजें हम इंडिकेटर में बात करते हैं, हाउसिंग, एक्सेस टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट, किस हमारे पास फैसिलिटी कितनी, ट्रेन है, बस है, एरोप्लेन वगैरह है। फिर हम बात करते हैं एयर क्वालिटी, हमारा जो पर्यावरण है, एनवायरनमेंट वो कैसा है, वाटर सप्लाई किस तरह की, ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है वो किस तरह का है, वो चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। दीज आर द इंडिकेटर ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। नाउ द डाटा ऑफ पुअर्टी फॉर द स्टेट्स। अगर ऑल ओवर इंडिया में स्टेट्स की बात की जाए पुअर्टी को लेके, तो इसमें 3 कैटेगरी में इसको रखा गया है। द फर्स्ट कैटेगरी स्टेट्स दैट रिकॉर्डेड मोर देन 30% ऑफ देयर पॉपुलेशन लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी ऐसे स्टेट जिनकी जो जनसंख्या 30% से ज्यादा है, जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे है, 30% से ज्यादा। इसमें इन स्टेट्स के नाम है, देख लीजिएगा आप। फिर दूसरी कैटेगरी में आते हैं 10 से 20%, यानी ऐसे स्टेट जिनकी की पॉपुलेशन है 10 से 20%, जो क्या है वो गरीब है, यानी बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन है। ये आपका गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, राजस्थान, तमिलनाडु, तो ये स्टेट्स हैं। फिर थर्ड कैटेगरी की बात करते हैं 10%, इन ऐसे स्टेट्स जिनकी जो पुअर्टी है वो 10% से कम है, तो उनको हम थर्ड कैटेगरी में रखा जाए, जिसमें आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, हिमाचल। तो यहाँ की जो तो यहाँ पे 3 कैटेगरी में इसको रखा गया है, जो जहाँ पर बिलो पॉवर्टी लाइन या बीपीएल पॉपुलेशन की बात करते हैं। नाउ इंडिकेटर्स ऑफ हेल्दी लाइफ। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं हमारे इंडिया में हेल्थ को लेके, ये एक कॉन्सेप्ट है जिसमें कि हेल्थ इंडिकेटर्स को ह्यूमन डेवलपमेंट में उसमें रखा गया है। तो यहाँ पर हेल्थ की अगर बात करते हैं, जिसमें कि डिफरेंट फैसिलिटीज़ हमारे लिए अवेलेबल होनी चाहिए। जिसमें कि अगर बात करते हैं कि डिलीवरी डेथ अमंग मदर, यानी मदर है जो डिलीवरी के टाइम में डेथ हो जाती है, जब बच्चे की बर्थ होती तब डेथ हो जाती है। ओल्ड एज हेल्थ केयर, जो बूढ़े लोग हैं उनकी हेल्थ केयर हमारे यहाँ पर अच्छी होनी चाहिए। एडुकेट न्यूट्रिशन होनी चाहिए बच्चों के लिए, सेफ्टी होनी चाहिए उनके लिए, एंड इम्पोर्टेंट मेजर्स ऑफ ए हेल्दी रीजनेबल लॉन्ग लाइफ। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, जो कि क्या इंडिकेटर करेगा हेल्दी लाइफ के लिए, कि हमारे पास अच्छा एनवायरनमेंट अवेलेबल हो, फ्रेश वाटर अवेलेबल हो। तो इन चीज़ों का किस पे इफेक्ट होगा, दैट डिक्लाइन द डेथ रेट, इससे जो डेथ रेट है वो कम होगी। अगर हम बात करें कंपेरिजन की, तो यहाँ पर 25.1 पर 1000 इन 1951, यानी 1000 के अंदर अप्रोक्सीमेटली एक साल में 25 लोगों की डेथ हो जाती थी, जो कि 2015 के अंदर कितने को देखने को मिलती है 6.5। अगर हम बात करते हैं मोर्टलिटी रेट, यानी शिशु मृत्यु दर, जो कि 148 हुआ करती थी 1951 के अंदर, जो कि एट प्रेजेंट 2015 में कितनी होगी 37, यानी 1000 बच्चे पैदा होते थे, उनमें से 148 की डेथ हो जाती थी। और एट प्रेजेंट है यानी 2015 में ओनली 37 जो बच्चे हैं 1000 बच्चों में से उनकी डेथ हो जाती है। फिर हम बात करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जिसको हम एवरेज ऑफ लाइफ भी बोला जाता है, जो कि स्टार्टिंग में अप्रोक्सीमेटली कितनी हुआ करती 1951 में ओनली 37, यानी एवरेज आदमी 37 साल तक वो जिंदा रहता था। बट अब हम प्रेजेंट बात करें, ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ मेडिकल साइंस, इट इज 66.9, और यहाँ पर 70 साल इसको अब इंक्रीज किया गया है। अगर हम बात करते हैं मेल की, तो मेल और फीमेल में डिफरेंस है। तो यहाँ पर मेल का 70 ईयर है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जबकि जो मेल का 66 है और फीमेल का है वो 70 ईयर है 1951 और 2015 के अगर कंपेयर करें तो। और ऐसे ही बर्थ रेट है वो भी कम हुआ है, जो कि 14.8 हुआ करता था बर्थ रेट, जो कि 2015 में कितना हो गया 20.8। उससे पहले की लेटेस्ट डाटा मैं आपको बता चुका हूं। नाउ न्यू पॉइंट स्वच्छ भारत मिशन,
आपको मैं बताना चाहूंगा कि स्वच्छ भारत मिशन है, जो पुरानी किताबें हैं एनसीईआरटी की, उनमें आपको नहीं मिलेगा। ये नया टॉपिक है, नई किताबों में इसको जोड़ा गया है, ऐड किया गया है। सो स्वच्छ भारत मिशन दैट इज द ड्रीम ऑफ महात्मा गांधी टुवर्ड द क्लीन इंडिया, जिसमें कि हम बात कर सकते हैं कि जो हमारा शहर है, गांव है, वहाँ पे डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें कि वहाँ का डेवलपमेंट उतना देखा नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अर्बन एरिया। तो अर्बन एरिया में कौन सी प्रॉब्लम है? सीवरेज प्रॉब्लम है, ओपन डिफेक्शन है, कूड़ा करकट ओपन में फेंक देते हैं, खुले में फेंक देते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्टेज है, तो ये अर्बन एरिया में प्रॉब्लम है। गाँवों की बात करें तो गाँवों के अंदर जो भी हमारे जो शौचालय हैं, टॉयलेट्स वगैरह, उनकी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर हमारा जो स्वच्छ है, क्लीन है, वो कैसे डेवलपमेंट होगा, उससे हमारी जो हेल्थ है वो अच्छी कैसे होगी। तो गवर्नमेंट ने स्वच्छता के लिए एक अपना जो प्रोग्राम है शुरू किया गया, स्वच्छ भारत मिशन। सो ए हेल्दी एंड माइंड, जिसमें हम बात करते हैं हेल्दी माइंड, यानी अच्छा माइंड अब कब बनेगा? जब हमारी हेल्दी बॉडी होगी। और हेल्दी बॉडी कब होगी? जब क्लीन एनवायरनमेंट होगा। और क्लीन एनवायरनमेंट के लिए हमको क्या चाहिए? क्लीन एयर, क्लीन वाटर एंड नॉइज फ्री एविडेंस एंड हाइजेनिक सराउंडिंग। तो ये सारी रिक्वायरमेंट हमको है स्वच्छ भारत के अंदर। फिर उसी में कंटिन्यू अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे जो डिफरेंट शहर हैं, सिटीज़ हैं, उनमें म्यूनसिपल वेस्ट है और ये इंडस्ट्रियल एफिलियंट्स हैं और पोल्यूटेंट्स है, वो क्या अलग अलग जगह पर रखे जाते हैं, फेंक दिए जाते हैं, जिसमें कि डिफरेंट पोल्यूशंस हैं वो क्रिएट होते हैं अर्बन एरिया में। और रूरल एरिया की बात करें तो यहाँ पर स्लम एरिया है, जो कि मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन है, सॉरी, अर्बन एरिया के अंदर। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद इट्स फ्लैगशिप प्रोग्राम स्वच्छ भारत मिशन, जिसको ये शॉर्ट में SBM याद रखिएगा, स्वच्छ भारत मिशन SBM कहा गया, जिसका मेन टारगेट है, एम है, वो याद रखिएगा, ए पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। अब इसके अंदर कुछ ऑब्जेक्टिव रखे गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि क्या ऑब्जेक्टिव हमारे स्वच्छ भारत मिशन के। जिसमें कि आपके 4 ऑब्जेक्टिव हैं, जिसमें कि पहला जो ऑब्जेक्टिव है, मेकिंग इंडिया ओपन डिफेक्शन फ्री एंड अचीविंग 100% साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिविजुअल हाउस लेटरिन एंड कम्युनिटी टॉयलेट सीट एंड पब्लिक टॉयलेट। यानी जहां पर जो टॉयलेट अवेलेबल नहीं, कि सभी के लिए शौचालय अवेलेबल हो, और जो कचरा है उसको एक साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से उसको निपटाया जाए, और अलग अलग घरों में लेटरिंग है अवेलेबल करवाई जाए, या कम्युनिटी टॉयलेट है वो अवेलेबल करवाए जाए, ताकि ओपन है टॉयलेट नहीं जा सके लोग, जिससे कि पॉल्यूशन नहीं हो, गंदगी नहीं फैले। फिर हम बात करते हैं सेकंड जो ऑब्जेक्टिव है, मेकिंग प्रोविजन फॉर द सप्लाई ऑफ क्लीन एनर्जी। यानी जो गांव के अंदर जो महिलाएं हैं वो लकड़ी जलाती हैं, कोयला जलाती है, धुआं होता है, उनके लंग्स की डिजीज हो जाती है। तो यहाँ पर उज्ज्वला योजना, जो प्रधानमंत्री हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने उज्ज्वला योजना की, जिसमें कि LPG कनेक्शन फ्री दिया जाता है। तो उनका मेन टारगेट है सप्लाई ऑफ क्लीन एनर्जी। इससे क्या होगा, जो लकड़ियां हैं वो भी नहीं कटेंगी, प्लस जो धुआं है, कोयला है, वो भी नहीं होगा, प्लस जो हमारी माताएं बहनें हैं उनके लंग्स की डिजीज भी नहीं होगी। फिर हम बात करते हैं प्रोवाइडिंग पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर, यानी प्योर एंड सेफ एंड क्लीन वाटर। ये भी हर घर में पानी को अवेलेबल करवाया जाए, जैसे जिससे कि जो वाटर बोर्न डिजीज है वो नहीं हो। द लास्ट फोर्थ पॉइंट, प्रोमोटिंग द यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, यानी जो गैर परंपरागत स्रोत है, यानी जिसमें कि हम बात करते हैं विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी है, उसके ऊपर टारगेट किया गया, ताकि लोगों तक इलेक्ट्रिसिटी है वो अवेलेबल हो सके। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।